मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मैं आपके दी हुई परेशानियों के ऊपर मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में या मेरे को व्हाट्सएप में बता दीजिए, मैं आपकी उसी परेशानी का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा, साथ साथ दूसरों का भी होगा। दर्शकों, ये बिल्कुल सही है कि मैं एक या दो परेशानियों के ऊपर वीडियो बना सकता हूं कि वीडियो 20 या 25 या 15-20 मिनट का होता है, उसमें संपूर्ण कुंडली का विवरण करना असंभव वाली बात है। संपूर्ण कुंडली के लिए मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, जो मेरे हाथ की पत्रिका के लगभग 25-30 पेज हैंड रिटन की बुक के हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक सम्मानित पुरुष की कुंडली में, जिसकी आयु लगभग 52-53 साल हो गई है। उससे अचानक संयोगवश मुलाकात हो गई, यह भी शायद प्रभु की देन थी, और वह अपने मानसिक बल से, अपनी बेचैनी से, अपने खर्च से परेशान है। तो आज उसकी कुंडली में हम ये देखेंगे कि उसकी बेचैनी का क्या कारण है, उसके का मानसिक स्तर इतना क्यों गिर गया है, और उसमें खर्च का क्या कारण है, क्या परेशानी आती है। इसके विषय में मैं आपका आज लगन कुंडली से, चंद्रमा लगन कुंडली से, सूर्य कुंडली से और नववास से भी दिखा करके तब जाकर के जातक की प्रॉब्लम के पूर्ण रूप से देखा जाता है। दर्शकों, यहीं पर मैं आपको बता दूं, आज मैं भी उसी में शामिल हूं, बाकी विद्वान भी हैं, सभी पंडित जी आचार्य हैं, सिर्फ केवल लगन कुंडली से फल कथित कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र पुराना है। ज्योतिष शास्त्र में फल कथित करने के लिए यह पहला नियम है कि लगन कुंडली, क्यों लगन कुंडली एक दर्पण है। लगन कुंडली के साथ साथ चंद्रमा लगन कुंडली, क्यों लगन शरीर है तो चंद्रमा मन है, और उसके बाद जहां पर सूर्य बैठा है सूर्य लगन कुंडली, तीनों से फल विचार करना चाहिए। उसके साथ साथ कुंडली का पूरक नववास है, नववास में क्या स्थिति है वो भी देखना चाहिए, तब किसी कसौटी पर भावफल पहुंचा जा सकता है। कुछ कुंडलियां ऐसी आती हैं कि आप या मैं भी उसी में शामिल हूं, अगर लगन से फल कथित करेंगे तो पूर्ण रूप में हो नहीं पाता, जबकि शास्त्र बताता है कि लगन से कोई चीज आपको नहीं मिल रही है और चंद्रमा लगन से मिल जाती है तो वो भी हो जाता है, या सूर्य लगन भी हो जाता है। अच्छा होता है तीनों लग्नों का प्रभाव देखें। अगर संतान के बारे में देख रहे हैं तो तीनों लग्नों से देखें, तब किसी निचोड़ पर पहुंचे, मतलब कुछ भी। तो जातक का मानसिक बल कमजोर है, बेचैन है, परेशान है, तो इसके लिए हम तीनों लग्नों पर उस संबंध में विचार करेंगे, बेचैनी का क्या कारण है और खर्चे का क्या कारण है। वैसा मैं हमेशा बताता हूं, यह कुंडली का खाका है। लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि है। लगन और लग्नेश की अच्छी स्थिति होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ जहां पर चंद्रमा आपका होता है वह चंद्र लगन बन जाता है, जहां पर सूर्य होता है वह सूर्य लगन बन जाता है। तो नित्य भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तीर्थ भाव पराक्रम और छोटे भाई बहन का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा संतान बुद्धि विवेक का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का और रोजगार का भाव है, अष्टम भाव आयु का भाव है और कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है, दसम भाव पिता के सुख का भाव और व्यवसाय में सम्मान प्राप्ति का भाव है, दसम भाव उच्च भाव है। ये बलवान हो तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, चाहे चंद्र लगन से हो या सूर्य लगन से हो, और लगन भी तीनों बलवान होना चाहिए। लगन भी बलवान होना चाहिए, जहां पर चंद्रमा है वो भी बलवान होना चाहिए, और सूर्य लगन भी बलवान होना चाहिए, तो सोने पर सुहागा है। तो ये मैंने आपको कुंडली की रूपरेखा बताई। आज सत्यवादी सेवावृत्ति की भावना और सम्मान, परंतु मन में अशांति और बेचैनी, आमदनी से खर्चा अधिक, कुंडली में शापित योग है। तो हम कुंडली में बहुत से प्रभाव होते हैं, सभी प्रभावों पर वर्णन करना मुश्किल की बात है। आज हम विचार करेंगे
के जातक कैसा है, उसको बेचैनी क्यों है और खर्चा आमदनी से ज्यादा क्यों है। सिर्फ इन्हीं 2-3 बंदों पर विचार करेंगे। जातक का जन्म 2 अगस्त 1971 शुक्ल पक्ष एकादशी ज्येष्ठाचरण 1 सोमवार को हुआ। ज्येष्ठाचरण 1 अपने आप में गणमूल नक्षत्र है और ज्येष्ठाचरण 1 बड़े भाई के लिए भारी माना जाता है। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ। कन्या लगन के 11 डिग्री 57 मिनट डिग्रियां हैं। तीर्थ भाव में गुरु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा वहीं 16 डिग्री लेकर के बाद में नीच राशि में है। चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है, तो नीच वाले बात ही खत्म कर दो, नीच भंग हो रहा है। पंचम भाव में राहु 21 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर मंगल उच्च राशि में 25 डिग्री लेकर विराजमान है, जहां पर राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है। 9वें भाव में शनि 11 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में सूर्य 15 डिग्री और केतु 21 डिग्री और शुक्र 8 डिग्री लेकर के अस्त है। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है। शुक्र भाग्य का स्वामी है, धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी अस्त है। शुक्र विवाह, पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र मां है, शुक्र बहन है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। और द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। धन का भाव का स्वामी अस्त हो गया तो धन कोष खाली हो गया। धन कोष में कुछ सत्यात्वित नहीं है, क्यों, उसका स्वामी अस्त हो गया। दर्शकों, पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। कन्या लगन की कुंडली 20 स्वभाव की कुंडली होती है। उनके मन में बहुत सी योजनाएं तो आती हैं, लेकिन उनको कार्य रूप नहीं दे सकता। जैसे ही उठा या चारपाई में लेटा हुआ योजनाएं बनी या बैठ करके बनी, जैसे उठा योजनाएं भी खत्म हो गई। कार्य करने से पहले पूर्ण तरह से विचार नहीं करते, भावुक अतिक होते हैं। ऐसे पुरुष भावना के ओत में बह चले जाते हैं और कभी कभी विवर्ती बातें हो जाती है, योजनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। बुध की राशि है, विद्वान होना तो स्वाभाविक है और ऐसे पुरुष का मन अध्ययन की तरफ अधिक होता है। लग्नेश द्वादश भाव में है। दर्शकों, लग्नेश द्वादश भाव में बुध बुद्धा का है। बुध विद्या को जितना भी हम इस्तेमाल करेंगे बढ़ेगी, बुद्धि भी बढ़ेगी, क्यों, खर्च का भाव है। लेकिन लग्नेश द्वादश भाव में परवल पितृदोष माना जाता है, तो द्वादश भाव भोग का भाव है। अगर जातक संभल के नहीं चला तो असामाजिक कार्य भी कर सकता है। जातक असामाजिक कार्य भी कर सकता है। किसी प्रकार का दंड या किसी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। बुध शत्रु पर प्रभाव दे रहा है। यहां पर बुद्धिमान से उसको दूर करेगा और ऐसा जातक विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, दूरदर्शी होता है। ऐसा जातक दूरदर्शी होता है। लेकिन व्यवसाय का भाव भी है और व्यवसाय में परेशानी आती है, या तो जगह जगह पर उसका ट्रांसफर होता रहता है या व्यवसाय बार बार बदली करना पड़ता रहता है। ये लग्नेश का प्रभाव है। आगे देखिए, पहले प्रभाव देख लेते फिर देखते हैं। बात करते हैं सूर्य। दर्शकों, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। सूर्य जहां पर है वो भी एक लगन है, वो भी एक सूर्य लगन माना जाता है। अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक सत्यवादी होगा, उसका शरीर सुगठित होगा, शुभ कार्यों में उसकी रुचि होगी और अपने कार्यों में ऐसा जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। सम्मान में समाज में उसको सम्मान मिलता है और ऐसा जातक देश और समाज को कुशल नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। सेवावृत्ति की भावना होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में वह अच्छे काम करने वाला होता है, सभी प्रकार के शुभ प्रभाव देने वाला होता है। परंतु द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव खर्चे का भाव है, एकादश भाव में बैठा है। ये प्रभाव तो देगा ही, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। संतान और शिक्षा के ऊपर उसका खर्च अधिक हो जाता है। लग्नेश बुध द्वादश भाव में खर्चा अधिक करता है और खर्चे का भाव का स्वामी एकादश में आकर के पंचम भाव को देखता है। बुद्धि, शिक्षा, संतान के ऊपर पूरा पैसा खर्च हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में नीचकार माना जाता है, लेकिन नीच भंग हो जाता है। नीच का चक्कर छोड़ दो। जहां पर चंद्रमा होता है वह भी एक लगन है।
जहां चंद्रमा होता है वह भी एक लगन है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। वहीं पर शुक्र पिता का कारक है, वह शुक्र नहीं, वहीं पर सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है और प्रशासन का कारक है। सूर्य और ग्रहों का राजा है। दूसरी तरफ चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा नीच राशि में कोई बात नहीं, चलेगा। उच्च दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाग्य को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, भाग्यशाली बनाता है और ऐसे जातक की धार्मिक प्रवृत्ति होती है। ऐसे जातक प्रत्येक संकट से उभरता है। मानसिक तनाव तो थोड़ा सा भोगता है, क्योंकि चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है। चंद्रमा पीड़ित है, शनि का भी प्रभाव है और केतु का प्रभाव है, और चंद्र लगन भी पीड़ित है। यहां पर चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पूरा प्रभाव आगे बताएंगे, और शनि की भी सप्तम दृष्टि है, चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है। ऐसे जातक का मन पीड़ित है, चंद्रमा से पीड़ित है और शनि से पीड़ित है। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। पंचम भाव में उच्च राशि में है, राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है। संतान अच्छी होगी क्योंकि उच्च का मंगल है, संतान के लिए अच्छा होगा। ख्याति के विषय में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि यहां पर देख रहा है अपनी राशि को तो देख रहा है, लेकिन राहु साथ में। यहां पर राहु और मंगल हो जाने से क्या होगा, मंगल चतुर्दृष्टि से देखता है तो राहु के भी गुण लेकर के जाएगा, और मंगल सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा, साथ साथ राहु के भी गुण करेगा। और अष्टम दृष्टि से मंगल द्वादश भाव को देख रहा है तो उसमें राहु का भी प्रभाव मिक्स होगा, तो यहां पर खर्चा ज्यादा होगा। राहु और मंगल द्वादश भाव को देख रहे हैं, बुध भी वहां से खर्चा कर रहा, खर्चा ज्यादा होगा। और लग्नेश पीड़ित है, लग्नेश राहु और मंगल के अंगारक योग से पीड़ित है, क्योंकि मंगल कैरी कर रहा है राहु के गुण भी, लग्नेश पीड़ित है। और उधर मंगल की सप्तम दृष्टि केतु सूर्य शुक्र पर जा रही है, राहु साथ में है, तो यहां पर सूर्य लगन भी राहु से पीड़ित है। मंगल उच्च राशि में हो क्योंकि मंगल सेनापति है, और सूर्य राजा हो तो मंगल को देखता हो और उच्च को उच्च पद दिलाने में सहायक होता है। लेकिन सूर्य पीड़ित हो गया केतु के साथ में, तो सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया और राहु और मंगल का अंगारक योग हो गया। संतान मिलेगी वो बात अलग है, उच्च दृष्टि है, लेकिन साथ में राहु भी है, उसमें त्रुटि बात आ जाएगी। आमदनी सूर्य कमजोर हो गया और खर्चे का भाव पीड़ित हो गया, खर्चा अधिक हो गया। और ये आमदनी का भाव है सूर्य के ऊपर, क्योंकि मंगल नीच दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, राहु से सूर्य पीड़ित है, तो पूरा एकादश भाव पीड़ित हो गया। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, इच्छाओं पूर्ति का भाव है। उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती और उसकी आत्मा पीड़ित रहती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। उधर चंद्रमा पीड़ित है, मन पीड़ित है, चंद्रमा में लगन भी पीड़ित है तो स्वयं पीड़ित है, और सूर्य लगन भी पीड़ित है, स्वयं पीड़ित है। और इधर राहु की नवम दृष्टि है तो राहु से ये लगन भी पीड़ित है, और मंगल के भी गुण कैरी कर रहा है, शत्रु राशि है, तो यहां पर भी लगन कुंडली है, लगन भी पीड़ित है, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है, सूर्य लगन भी पीड़ित है, तो मन तो अशांत होगा ही। दूसरी तरफ द्वादश भाव में खर्चा ज्यादा है, लग्नेश भी खर्चा कर रहा है और मंगल भी खर्च करा रहा है, खर्चा ज्यादा है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है और तृतीय भाव में है, 3 डिग्री है, प्रभाव में कम देगा, वो भी पीड़ित है। शनि का प्रभाव है गुरु के ऊपर, शनि का कारक है, कृष्णा का कारक है। यहां पर भी गुरु इतना सुख फल देने वाला नहीं है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी परेशानी आ गई, तो पीड़ित गुरु अपने भाव को देख रहा है, वैसे भी कमजोर है, इतनी मधुरता दाम्पत्य सुख में नहीं मिलेगी। नवम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य भाव में परेशानी आएंगी। उच्च दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, क्योंकि गुरु नवम दृष्टि से आमदनी के भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन डिग्रियों में कम है और गुरु पीड़ित है, और ऑलरेडी आमदनी के भाव में
राहु का, मंगल का, केतु का अशुभ प्रभाव है, तो गुरु कुछ नहीं कर सकता है। केंद्राधिपति दोषी है, वैसे ही वह दोषी है, प्रभावहीन है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र सभी भौतिक सुख देने वाला है। और संबंधित कुंडली में शुक्र की मूल राशि द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, और एकादश भाव में सूर्य आकर के अस्त हो गया। अगर साधारण तौर पर देखा जाए, क्योंकि सूर्य के इसके 7 डिग्री का फर्क है, साधारण तौर पर अगर जब द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में आता है तो ऐसा जातक व्यवहार कुशल होता है, नीतिज्ञ होता है, लोग पालक होता है, लोगों की पालना करने वाला, उनको खाना देने वाला था, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, समाज में नामी पुरुष होता है। पैतृक धन में समस्याएं आती है, परंतु बुद्धि बल से ऐसा जातक लक्ष्मी माता भी उसके ऊपर आशीर्वाद दे देती है, पूंजी निवेश कर लेता है। धनेश का, धन भाव का स्वामी धनेश का आय भाव में हो तो बहुत ही एक अच्छा व्यवसायी माना जाता है। 7 डिग्री पर लेकिन अस्त है, तो जो मैंने बताया कुछ नहीं मिलने वाला। तो शुक्र अस्त है और धन की हानि हो गई, कुटुंब की हानि हो गई, खर्चा अधिक हो गया, धन की परेशानी हो गई। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी है, भाग्य भाव में है। बुद्धि बल से भाग्य की उन्नति तो करेगा, संतान विद्या के क्षेत्र में सफलता है, लाभ प्राप्ति के लिए प्रगतिशील रहेगा। लेकिन यहां पर शनि का प्रभाव भी सूर्य के ऊपर है। कन्या लगन के लिए शनि कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन एक राशि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होगी। छठे भाव, जो भी छठे भाव का स्वामी जहां पर भी डालेगा वहां अशुभ प्रभाव देगा। लेकिन उस प्रभाव को छोड़ दो, शनि से सूर्य पीड़ित है, शनि से सूर्य पीड़ित हो गया तो पितृदोष हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया। उधर केतु का भी प्रभाव आ गया, आमदनी कम होगी, एकादश भाव की धज्जियां उड़ गई, खर्चे के मुकाबले में आमदनी कम। जो कुछ दे रहा है वो सूर्य दे रहा है और मंगल देने की कोशिश करा, लेकिन त्रुटिपूर्ण है, उतनी आमदनी दे रहा है, खर्च उसका खर्चा चलता नहीं है। शनि सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रम ही तो अच्छा हुआ, लेकिन चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव आ गया, मानसिक बल कमजोर हो जाता है, चंद्रमा लगन पीड़ित हो गया। केतु का भी प्रभाव मैंने बता दिया चंद्रमा लगन पर, और शनि का भी प्रभाव बता दिया। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है, संतान पक्ष में कष्ट का योग बनता है, खुद की शिक्षा में परेशानी आ जाती है। परंतु ऐसा जातक कम विद्या प्राप्त भी बहुत ही अपने आप में चतुर होता है और भाग्य की उन्नति होती है, परंतु परेशानियां अवश्य आती हैं। सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी में परेशानी आ गई, मैंने पहले बता दिया। राहु की नवम दृष्टि यहां पर लगन पर है, तो लगन भी पीड़ित है। केतु की बात करें, केतु एकादश भाव में है, आमदनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पूरा मामला गड़बड़ है, पीड़ित हो गया। पंचम दृष्टि से पराक्रमी तो होगा, लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन पीड़ित हो गया। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, शिक्षा संतान में परेशानी की बात आ गई। नवम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव में है, जातक की स्त्री अच्छी होगी, सेवा करने वाली होगी, सुंदर होगी। ये अपने अपने ग्रहों का प्रभाव है। अब दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी गुरु और नवम भाव का स्वामी, नवम भाव सुख, यानी चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव है और सप्तम भाव रोजगार का और स्त्री का भाव है। गुरु केंद्राधिपति दोषी कुछ नहीं कर रहा है, तो घरेलू सुखों में परेशानी और स्त्री के पक्ष में भी कुछ ना कुछ परेशानी। दूसरा, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र अस्त है, स्त्री के पक्ष में डबल परेशानी, धन के पक्ष में डबल परेशानी, तो वहां पर भी इसका भी सुख नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा चंद्र लगन कुंडली में, क्योंकि चंद्र लगन कुंडली जातक की बलवान है। लग्नेश मंगल है और तीसरे भाव में उच्च राशि में है। यहां पर लग्नेश मंगल तीसरे भाव में उच्च राशि में है और अष्टम दृष्टि से यह दसम भाव को देख रहा है। अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा, भाग्य की तो हानि कर दसम भाव को देख रहा। और ज्योतिष में बताया गया कि अगर राहु लग्नेश या दशमेश के साथ हो तो उसको हवा में उठाता है, ऊंचा बढ़ाता है। और ऐसा जातक पुलिस और सेना में हो
तो कम से कम जनरल बनने के उम्मीद जरूर रहती है। अच्छा पद, मतलब कहने का मतलब अच्छा पद की प्राप्ति पड़ती है। लेकिन जहां पर सूर्य का पीड़ित हो जाना और चंद्रमा का पीड़ित हो जाना, तो उच्च पद प्राप्त करने में परेशानी आती है। चंद्र लगन से भी चंद्रमा उठा करके यहां रख दिया तो चंद्र लगन बन गया, ग्रह की स्थिति वही आएगी, वही है। केतु का लगन पर प्रभाव आ गया, चंद्रमा लगन पीड़ित हो गया। वो जो यहां पीड़ित था वो यहां भी पीड़ित रहेगा। शनि का भी प्रभाव आ गया, मानसिक बल कमजोर हो गया, तो ये चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया, चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया। इसलिए मैंने चंद्र कुंडली का आज बताया। अब सूर्य लगन की कुंडली, दर्शकों बोर्ड छोटा है, सूर्य लगन को यहीं से समझते या यहां समझते, ये सूर्य लगन है। सूर्य से द्वादश भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी सूर्य से द्वितीय भाव। जब सूर्य लगन मानते हैं तो सूर्य से अगला द्वितीय भाव धन का भाव आ जाता है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, खर्चे का भाव का स्वामी अगर धन के भाव में बैठ जाता है तो कोष खाली कर देता है। यहां पर भी ये बुध की वजह से खर्चा ज्यादा हो गया और यहां पर भी बुध की वजह से खर्चा ज्यादा हो गया। सूर्य चंद्र लगन में भी खर्चा ज्यादा हुआ और चंद्रमा यानी लगन में भी खर्चा ज्यादा हुआ और चंद्र लगन में भी खर्चा ज्यादा हुआ और सूर्य लगन में भी खर्चा ज्यादा होगा। हर जगह खर्चा ही खर्चा ज्यादा हो रहा है। आमदनी भी कमजोर हो गई, आमदनी का भाव भी कमजोर हो गया। ये आमदनी का भाव है, आमदनी का भाव यहां आ गया, कुछ दे रहा है लेकिन वो लगन के लिए दे रहा है लेकिन खर्चे का भाव है। ये खर्चे का भाव यानी आमदनी का भाव यहां बनेगा। सूर्य लगन होगा तो आमदनी के बाद दूसरा भाव बनेगा, दूसरा यानी शुक्र बनेगा। सूर्य लगन की जब बात करेंगे हम कुंडली में तो एकादश भाव में वृषभ राशि आएगी, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। आमदनी अस्त हो गई, आमदनी कमजोर हो गई और खर्चा ज्यादा, खर्चे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला गया, कोष खाली हो गया। तो तीनों लग्नों से आमदनी कम और खर्चा ज्यादा और तीनों लगन पीड़ित। लगन चंद्रमा लगन सूर्य लगन पीड़ित, लगन पीड़ित है, चंद्रमा लगन पीड़ित है, सूर्य लगन पीड़ित है। जब तीनों लगन पीड़ित है, तीनों लगन स्वयं के प्रतिनिधि हैं। चंद्रमा पीड़ित है, मन का कारक है, तो मन में अशांति तो होगी ही और कारण आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, बच्चों पर ज्यादा खर्चा करना। आगे बात करते हैं नवास की। दर्शकों मैंने नवास तक भी गया हूं। नवास कुंडली का देखते हैं तो लगन में शनि नीच राशि में है, यहां पर भी शनि देव ने नहीं छोड़ा, लगन में नीच राशि में है। दूसरा, नवास कुंडली मुख्य रूप से जीवन साथी के लिए देखी जाती है लेकिन उसे से सभी प्रभावों को देखना उचित है। जब तक नवास कुंडली नहीं है तो कुंडली की रूपरेखा भी अधूरी मानी जाती है, कुंडली अपने आप में पूरी नहीं मानी जाती। ये मैं बात को सहज करता हूं, ये सब हम पत्रिका में लिखते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल इशू था कि यह जातक परेशान हो रहा है, मैंने उसको देखा तो सोचा नवास को भी देख लेते हैं। नवास में भी शनि लगन में नीच राशि में, लगन वो स्वयं है और शनि बैठा हुआ है, मानसिक बल और कमजोर हो गया। दूसरी तरफ द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में है। कारण कुछ भी हो लेकिन जीवन साथी से उसको सहयोग की आशा नहीं है, कारण कुछ भी हो, मतलब मधुरता की कमी हो, कुछ भी हो, क्योंकि नवास कुंडली स्पेशली जीवन साथी के लिए है और जीवन साथी का सप्तम भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया तो उससे भी सुख की आशा नहीं, कारण से कुछ भी हो वो लोग जाने। दूसरा, शुक्र यहां से खर्चा उच्च दृष्टि से देख रहा है, ये छठा भाव कर्ज का भी भाव है और ये धन का भाव है। नवास कुंडली में दर्शकों समझिए, ये धन का भाव है और ये कर्ज का भाव है। शुक्र नीच राशि में है, धन का स्वामी नीच शुक्र राशि में यहां बैठा है और खर्च के भाव को देख रहा है तो कर्जा तो होगा ही, तो इसको कहते हैं अशांति। दर्शकों मैंने इतने में सिर्फ 2 ही पॉइंट में पूरा अच्छी तरह से आपको समझा पाया। इतना जातक परोपकारी होकर के, सत्यवादी होकर के, उसको अपने समाज में सम्मान की प्राप्ति होकर के, लेकिन तीनों लगन पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है और सूर्य लगन भी पीड़ित है, तो कहां से होगा? इनका कोई पूर्वज अतृप्त आत्मा में है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। आज जातक 52-53 साल का हो गया, जन्म के टाइम पर था, अगर बाद
उसकी मुक्ति हो गई होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जन्म के टाइम पे ग्रह बताते हैं कि उनका कोई पुरुष अतृप्त आत्मा में है, उसकी मुक्ति के लिए इसमें तीनों लगन कमरे, इसको पंचबली श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध और काक बलि श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने के बाद जातक नोट कर लो दर्शकों, ऐसी कुंडली में पितृदोष निकालने के बाद राहु मंगल अंगारक की शांति करे, केतु सूर्य की शांति करे, चंद्रमा पीड़ित है शनि से शांति करे, और कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष है क्योंकि यहां पर सब पीड़ित है, कालसर्प दोष है, ये राहु और केतु, ये बुध थोड़ा है, तो थोड़ा सा कालसर्प दोष का भी आंशिक थोड़ा सा प्रभाव है। मान लिया जाए जैसे कि देखो यहां पर राहु है और यहां पर केतु है, ये सारे पीड़ित है, ये अस्त है और शनि एक बाहर है आंशिक, तो कालसर्प दोष की भी निकालने के बाद ऐसे जातक को गले में बुध का रत्न धारण करना चाहिए, गले में शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए, गले में शनि का रत्न धारण करना चाहिए, भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करें, सूर्य के कारत्व के उपाय करें। सूर्य पिता है, सूर्य पिता का कारक है, पिता तो आत्मिक है, सूर्य आत्मा है, उसकी आत्मा पीड़ित है। चंद्र के कारत्व करें, चंद्र माता का कारक है, कारक करें। शनि के उपाय करें, क्यों शनि सूर्य को पीड़ित कर रहा है, अवश्य उसको साल डेढ़ साल में अवश्य जरूर फायदा मिलेगा, और कर्म करो, उसका उपाय यही है। इससे ज्यादा ये सुपर इंजेक्शन है, इससे ज्यादा वैदिक ज्योतिष में और कोई उपाय नहीं है। अपने कर्मों का प्रायश्चित करें, जहां तक आया है तो अपने पूर्व जन्म के कर्म लेकर के आया है। लगन पीड़ित, चंद्रमा लगन पीड़ित, सूर्य लगन पीड़ित, नवास लगन पीड़ित, सारे ही पीड़ित है। शुक्र अस्त, धन की कमी, खर्चा अधिक, नवास कुंडली में भी नीच राशि में शुक्र चला गया, तो कहां से धन आएगा। दर्शकों, मैंने एक सम्मान पुरुष की, जिसको कि सम्मानित योग है, उसकी कुंडली का विश्लेषण किया। परेशानियां तो सबको आती हैं, उनको भी आ रही है। अगर आप समझते हैं कि ये मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो फिर मैं अवश्य कहूंगा वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं फिर बताता हूं दर्शकों, वीडियो में एक या दो का ही पॉइंट किया जा सकता है, बाकी के लिए मैं पूरे उसके लिए पत्रिका लिखता हूं। मेरी पत्रिका 20-25 पेज की होती है, जो इच्छुक रह सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक है, यहां पर कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान क्रिया बिना किसी शुल्क के भेजता है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। अंत में फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल ऊंचा उठेगा, और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। और आप कमेंट्स में लिख दीजिए अब ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मैं तो ताकि वो आपका कमेंट्स मेरे ज्ञान वृद्धि में सहायक होगा। धन्यवाद।